अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज नज़र डाल लेते हैं उन मौज़ूआत पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं शामी साहब के साथ। NA 250 के सिर्फ 43 पोलिंग स्टेशन पर ही वोट डाले जाएंगे, सारे हल्का में नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। लाहौर के हल्का NA 122 में दोबारा गिनती नहीं होगी, इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद। बलूचिस्तान में इलेक्शन का एक जायजा। जी, आपने नज़र डाली आज के मौज़ूआत पर और सबसे पहला मौजू है कराची, जहां परसों शामी साहब होने जा रही है रीपोलिंग 43 या 45 हल्कों पोलिंग स्टेशन के ऊपर। हाँ, MKM का मौक़िफ़ ये था कि ये पूरा हल्का जो है 250 जी, इसमें असर नो पोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसी हल्के ने पूरी दुनिया में हंगामा उठाया। बिल्कुल। और यहाँ जब लोग पहुँचे डिफेंस के सुबह सुबह वोट डालने के लिए, ये वो हमारी क्लास है जो कि वोट डालने ही नहीं जाती आमतौर पर, और ये हमारे जदीद तालीम याफ्ता नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर इस बार एक नए जोशो खरोश के साथ ये निकले घरों से। ठीक है। और जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि ना अमला है और ना सामान है। बिल्कुल। तो घंटों खड़े होना पड़ा। खुद जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मुशीर आलम जी, वो भी खड़े रहे जनाब 2 घंटे के करीब शायद एक कतार में लग के, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो सकी, वोट नहीं डाल सके। तो आप जब इस पर एहतजाज हुआ और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और टेलीविजन कैमरों ने एक मंजर दिखा दिए कि हजारों लोग जो हैं सरापा एहतजाज जी, तो फिर यहाँ से रिपोर्ट गई कि 43 पोलिंग स्टेशन पर ये सारी कार्रवाई नहीं हो सकी, वहाँ इंतखाबी जो है अमल शुरू नहीं हो सका, वोट नहीं पड़ सके। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग होगी। MKM का मौक़िफ़ यह है कि 43 पे नहीं, पूरे हल्के में दोबारा होनी चाहिए। ठीक है। अब जी, अपना इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन को तलब किया था जी, उनकी गुफ्तगू सुनी और MKM का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। और दलील उसकी ये बताई जाती है कि रिटर्निंग अफसर ने 43 पोलिंग स्टेशन के बारे में ही रिपोर्ट दी थी जी, कि यहाँ कार्रवाई नहीं हो सकी, यहाँ पोलिंग नहीं हो सकी, इसलिए वहीं होगी। और आउट ऑफ 180 हैं ये टोटल 180 वो बाकी पोलिंग स्टेशन पर तो ये हो गया 180 में से 43 है। अब MKM जो है, मैंने उनके तर्जमान से पूछा था कि भाई आप बताइए अब आप क्या करेंगे, तो मालूम हुआ उनकी राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है। बिल्कुल। वो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी कानूनी टीम मुशावरत कर रही है और वो फैसला करेगी। बात यह है कि मैंने उनसे अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन तो आपके खिलाफ फैसला दे चुका, अब आपके पास जो भी दलाइल हों, वो तो इलेक्शन कमीशन ने तो वो बात नहीं सुनी, अगले फोरम पे नहीं जा सकते, उन्हें कमजोर समझा। देखिए, इलेक्शन के मामलात पर जी, इलेक्शन कमीशन ही हरफ आखिर होता है। अच्छा। और अब ये कार्रवाई असूलन तो ऐसे होनी चाहिए कि उन्हीं पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हो जाए, लेकिन अगर MKM चाहे तो वो सिंध हाई कोर्ट में जा सकती है दरखास्त लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ तो अदालतों में आप हर चीज लेके जा सकते हैं, हर वक्त जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वहां भी दरखास्त लेके जा सकते हैं। ठीक है। बहरहाल उनको जो भी रास्ता इख्तियार करना चाहिए वो कानूनी रास्ता ही इख्तियार करना लेकिन चाहिए। साहब जो रिजल्ट है, अगर याद हो, जो रिजल्ट जब आए थे तो वो सिर्फ 400 वोटों से खुशबख्त शुजात जीती थी डॉक्टर आरिफ अलवी के मुकाबले में। जो रिजल्ट जारी नहीं हुए थे, लेकिन यानी जिन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हो चुका
जी, जो सारे पोलिंग स्टेशन पे कुछ पे क्योंकि रात को हुई थी तो सिर्फ 400 वोटों का डिफरेंस आया था। वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी जो ये 43 पोलिंग स्टेशन जो है वो किस्मत का फैसला कर देंगे। तो अब रिजल्ट भी तो एविडेंट नजर आ रहा है। नहीं, हो सकता है कि उनकी ताकत वहां ज्यादा हो, वोट ज्यादा हो जाए उनके, हो सकता है कि वोट उनके कम हो जाए। वोट कम हो या ज्यादा हो, जो अथॉरिटी फैसला करने की मजाज थी उसने फैसला कर दिया। ठीक है, अब जब तक और कोई कानूनी रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता ऐसा नहीं है कि जैसे इख्तियार किया जाए तो उसकी तारीफ की जाए या उसकी तायीद की जाए या उसकी दाद दी जाए। ठीक है, तो अब MQM के हमारी नजर में तो एक ऐसी सूरत हाल है, अब बाकी उनकी नजर है वो जहां तक पहुंचती है। लेकिन शामिल साहब, क्या सियासी सूरत हाल में कोई फंडामेंटल चेंज आ सकता है अगर डॉक्टर आरिफ अलवी वहां से जीत जाए? देखिए, कोई इसी बहस की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अलवी साहब जीते, खुशबख्त शुजात जीते, एक सीट उनकी बढ़ जाए या उनकी बढ़ जाए। ठीक है। और अभी तो देखिए ना कि एक सूबाई असेंबली की नशिस्त जो है जी, वो PTI ने जीती है कराची से। बिल्कुल। सैयद हफीजुद्दीन जी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के सिंध के, वो इलेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल। और आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि उनके इलाके में, उनके हलके में काफी हद तक ये पश्तून वोटर थे। ठीक है। और कराची में ये रवायत पड़ चुकी है कि वहां जुबान की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं। ठीक है। समझा यह जाता है कि कोई पश्तून जो है किसी दूसरी जुबान वाले को और कोई दूसरी जुबान वाला किसी तीसरी जुबान वाले को वोट नहीं देगा। ठीक है। लेकिन ये सियासी जमातों का काम है कि वो पुल बनाती हैं। जैसे नबील गबोल साहब जो हैं, उनको अजीजाबाद के हलके से जितवाया गया, वहां उन्होंने इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। ठीक है। इसी तरीके से जो PTI के सैयद हफीजुद्दीन है, जब वहां खड़े हुए तो पश्तूनों ने वोट उनको दिए। वाह, है ना। ये है, ये लसानियत और ये नस्लियत खत्म होती है पार्टियों के फरोग पाने से। जी। PTI के टिकट पर वो कामयाब हो गए। अब असेंबली में उनकी प्रेजेंस होगी, बिल्कुल, सूबाई असेंबली में। बिल्कुल। लेकिन इसी तरीके से उनका एक उम्मीदवार कौमी असेंबली का कामयाब हो जाए तो कौमी असेंबली में वो कराची की नुमाइंदगी करेगा। बिल्कुल। और इससे पहले मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून का एक उम्मीदवार भी इलेक्ट हो चुका है कराची से। बिल्कुल। और ये इससे देखिए, MQM की ताकत अपनी जगह है, लेकिन MMA के लोग भी मुंतखब होते रहे यहाँ से और दूसरी जमातों के लोग भी मुंतखब होते रहे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी रास्ता है वो वही है जो कानून मुतय्यन करता है। लेकिन बहरहाल MQM की तरफ से हसासियत का एक मुजाहरा तो जो मर्जी हो। देखिए, कानून जो है ना, ये सियासी जमातों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ठीक। ये कानून से बालतर नहीं है और इनको अपनी जो इंतखाबी और सियासी लड़ाइयां हैं, ये पानीपत की लड़ाइयों की तरह नहीं लड़नी है। अब वो जमाने लद गए। अब वो जमाने लद गए कि कभी आप कहते हैं कि हम जनाब वो केबल ऑपरेटर्स जो है उनको तंग करते हैं, कभी आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाटका बंद कर देंगे, कभी कहेंगे अखबार डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देंगे। ये सारे जमाने लद गए। अब ये सोसाइटी में रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। फेयर प्ले का जमाना है। सियासी जमातों को भी समझना चाहिए कि ये नया दौर है। अब ये आंख जो है बहुत वसी हो गई है कैमरे की, बल्कि कौम की आंख बन गई है। तो अब वो काम ये सब छोड़ दें, नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस में आए और अपनी जमहूरियत जो है उसके साथ वाबस्तगी का सबूत दें। जी शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहां से आगे बढ़ाएंगे और इलेक्शन के कुछ दूसरे पहलू हैं जिनमें अहम तरीन है दोबारा गिनती, उस पर भी बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी थी कि NA 122 से एक दफ़ा वोट जो है दोबारा काउंट किए जाएं, लेकिन वो दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई है। शामी साहब, इसके अलावा भी कई जगह रिकाउंटिंग की दरखास्तें चल रही और रिकाउंटिंग भी चल रही। देखिए, बात यह है कि एक सिस्टम में काम चल सकता है ना जी। अब इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है, उसको तो तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो दरख्वास्त उन्होंने दी है वो मुस्तरद हो गई है, तो इसका दूसरा कानूनी दरवाज़ा सोचना चाहिए कौन सा खुला है। जैसे MQM जो है, देखिए जमात इस्लामी और दूसरी जमातें तो मुतालबा कर रही हैं कि कराची के पूरे इंतखाबात जो है मनसूख कर दिए। बिल्कुल। और MQM मुतालबा कर रही है कि जहां पोलिंग हो चुकी है 250 साल का नंबर में, उसको खत्म कर दिया जाए और पूरी रीपोलिंग हो। जी।
सुप्रीम कोर्ट अपना ये इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी। ठीक है। इसी तरीके से इमरान खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और ये जहांगीर तरीन साहब जो है उनके हल्के में गिनती जारी है। बिल्कुल। इसाक आकवानी साहब की गिनती मुकम्मल हो चुकी, बिल्कुल, उनका इत्मीनान नहीं हुआ अभी तक। हाँ। तो बहरहाल जो भी सूरत है, अब ये गिनती खत्म होगी तो देखेंगे। अब तो मेरे पास तो मोहम्मद अशफाक साहब जो है हल्का 93 वो भी आए थे, वहां से जुनेद अनवार साहब जीते हैं। वो कहते हैं जनाब हमारे खिलाफ बड़ी धांधली हो गई, बिल्कुल, क्योंकि वोट भुगत गए, ठप्पे लगा दिए गए और वोट डाल दिए गए, खुद छपवा के बैलेट बक्स वो कहते हैं डाले, जो उन्हें बाहर से पकड़े हैं। हाँ। और 2 FIRs दर्ज हुई हैं, लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। बिल्कुल। फिर उनके जो दूसरे उम्मीदवार हैं खैबर खान गादी, वो भी यही कह रहे हैं, उनसे कर्नल अयूब गादी जीते हैं। हाँ। वो सईद अहमद जो हैं PTI के, वो भी यही कह रहे हैं, सूबाई असम्बली के, वहां मियां मोहम्मद रफीक साहब जीते हैं। फिर चौधरी सईद साहब हैं, सईद अकबर, वो भी यही कह रहे हैं PP86 PP86 में अमजद अली जावेद साहब के मुकाबले में जीते, अगरचे के मार्जिन उनका ज्यादा है। हाँ। तो बात यह है कि ये सारे अब इल्जामात जो लग रहे हैं, ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ही को फैसला करना होगा जी, और गिनती का कहां कहां गिनती मुमकिन हो सकती है। मैंने तो कल भी अर्ज किया था, असल में देखिए एक मसला है, ये जो अंगूठा है, अगर अंगूठे को आप ऑडिट करेंगे ना अंगूठे का, तो जो बैलेट पेपर है उस पर तो कोई अंगूठा होता है ना कोई सीरियल नंबर होता है, ये तो उसकी जो काउंटर फाइल है उसके ऊपर अंगूठा लगा होता है। ठीक है। उससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये धांधली की किसने है, किस जमात ने या किस उम्मीदवार ने की। ठीक है। लेकिन ये पता चल सकता है कि ये अंगूठा जो 100 जगह फिरा है, ये किसका है, ये एक ही शख्स है या एक ही शख्स है, ये 2 शख्स हैं जी। और ये मर्दों की पोलिंग, मर्दों के बैलेट पेपर जो है वो तो कितने दूसरे लोगों के हाथ आए, और औरतों के जो बैलेट पेपर है उनमें कितने मर्दाना अंगूठे लगे हुए। हाँ। तो ये जो पूरा इलेक्शन का ऑडिट है वो मुमकिन है, और अब हमें गौर करना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल पर जो बेइत्मीनानी लोगों में पाई जाती है। वैसे तो हारने वाले जो है ना, उनके नुक्ता, उनसे तो हमेशा ही बेइत्मीनानी होती है उनके दिल। अच्छा, ये माजी में भी यही माजी में भी ऐसा। अच्छा। लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा बेइत्मीनानी है, क्योंकि कैंपेन बड़ी जोरदार थी। हाँ। PTI की, उसका तरीका यह है कि हम 2 गिनतियां होनी चाहिए, पहले कच्ची गिनती हो फिर पक्की गिनती हो, एक पोलिंग स्टेशन पे हो, हाँ, उसके बाद एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास हो, यानी सारे पोलिंग स्टेशन से। हाँ जी। अच्छा। अगले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। उसकी वजह यह है कि अब प्रिजाइडिंग अफसर या पोलिंग स्टाफ जो कुछ भी कर दे, आपने उसके बाद किस्मत बंद कर दी। बिल्कुल। और कई जगह तो वो देते ही नहीं है आपको, जो उनको देने चाहिए, लिख के देने चाहिए रिजल्ट, वो नहीं देते। और ये अशफाक साहब भी बार बार चीख रहे थे कि बेशुमार हल्कों में तो हमें नतीजा दिया ही नहीं गया। कई जगह प्रिजाइडिंग अफसर घर चले गए, अगले दिन अब यहाँ लाहौर में भी ऐसा हुआ। बिल्कुल। तो ये जो तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है, और कोई ऐसा भी तो सोचना चाहिए फिर कि भाई ये जो अंगूठा है ये बैलेट पेपर के पीछे भी लगा दिया जाए, कि उससे सीक्रेसी, इससे कौन सी ऐसी खत्म होगी। उस सीक्रेसी के नाम पर आप धांधली की इजाजत तो नहीं दे सकते। बिल्कुल। और जिन लोगों के अंगूठे जो हैं इस बदकारी में मुलव्वस पाए जाएं, फिर वो काटे जाएं अंगूठे, तभी तो मजा आएगा। बिल्कुल। ये प्रिजाइडिंग अफसर जो होते हैं, जो पोलिंग स्टाफ वाले, इनको पोलिंग स्टाफ उनको की सजाएं नहीं मिलती, कोई पूछता नहीं है उनको, इनको सजाएं मिलनी चाहिए और इबरतनाक। ठीक है। अब जरूरत इस बात, अभी देखिए, अभी आने वाले हैं इलेक्शन बल्दियाती, और उनके कम से कम, और वो भी इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं जी। तो यहां तो जितनी तस्वीर हो सकेगी वो हो जाएगी। असल तो बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन में ये सारा कारोबार ना होने पाए जो अब हो चुका है। बिल्कुल। शाम साहब, एक वक्फे का वक्त आ गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हमने गुफ्तगू करनी है बलूचिस्तान के हवाले से, और बलूचिस्तान के इंतखाबी जो नताइज है उनका कुछ एनालिसिस भी करना है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, जो पार्लिमानी लीडर मुंतखब हो गए PMLN के। सरदार साहब, अब आपकी पोजीशन क्या है, पार्टी पोजीशन क्या है मुस्लिम लीग नून की और आपके इत्तेहादियों की इस वक्त?
जी इंशाल्लाह अभी हमारी पार्टी पोजीशन इस वक्त 15 है। आज़ादों ने हमें शामिल की है और बाकी हमारे जो इत्यादियों को मिला के इंशाल्लाह अभी हम 35-37 तक पहुंच चुके हैं। जी किन किन जमातों से आपका इत्तेहाद हो चुका है? जी हमारी इत्तेहाद जो है ANP से भी हुई है, मुस्लिम लीग काफ ने भी हमें सपोर्ट दी है, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और दूसरे काफ़ी दोस्त जो है उन्होंने भी हमें सपोर्ट दी है और पख्तूनख्वा नैब और उनसे नेशनल पार्टी से अभी आपके इंटरव्यू के बाद हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो पख्तूनख्वा जो मिल्ली अवामी पार्टी है, ये जमीयतुल उलमा इस्लाम है, इससे भी कोई बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, हम तो इंशाल्लाह सबसे बात करेंगे और पहले इन दो पार्टियों से बात करेंगे। इंशाल्लाह जमीयतुल उलमा इस्लाम के जो पार्लिमानी लीडर है वो भी आए थे हमारे पास, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है हमने एक कमेटी फार्म की है 6 रुकनी। सरदार याकूब नासिर साहब उनके जो है वो हेड कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी हमने लगाई है कि सब दोस्तों के साथ जो पार्टियां हैं सब पार्टियों के साथ बात करें। सरदार साहब, आपको ख्याल है कि आइंदा चंद रोज के अंदर एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी आपके साथ होगी? इंशाल्लाह मेजॉरिटी तो आ गई है हमारे पास। इंशाल्लाह नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा नैब के आने के बाद या जमीयत उलमा इस्लाम अगर आ जाती है हमारे साथ तो एब्सोल्युटली हमें जो है वो मेजॉरिटी मिल जाएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी हमारी हो जाएगी। बिल्कुल। अपोजिशन में कौन होगा? कहीं पिछली गवर्नमेंट की तरह तो नहीं होगा, सब लोग वजीर सब लोग हुकूमत में? नहीं, इस दफा इंशाल्लाह अपोजिशन होगा और हमारी ख्वाहिश भी है कि अपोजिशन हो और अपोजिशन जो है वो हुकूमत के जो अच्छे काम हैं उनकी तारीफ करे और जो मनफी काम है उन पर तनकीद करे ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें, जो हुकूमत बनाने वाले लोग हैं वो अपनी इस्लाह कर सकें। और मैं समझता हूँ, मैं जमहूरियत पे बिलीव करने वाला आदमी, मेरा लीडरशिप भी जमहूरियत पे बिलीव करने वाले लोग हैं और हमने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है। अभी रिसेंटली मेरे जो है तीनों बेटे समझ ले आप, छोटा भाई, मेरा नेफ्यू और मेरा बड़ा बेटा जो मेरा जान नशीन भी था, वो शहीद हुए हैं इसी जमहूरियत की खातिर, इसी पाकिस्तान की खातिर। तो इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस दें बलूचिस्तान को, इसी बलूचिस्तान की खातिर हमने कुर्बानियाँ दी है और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश होगी कि यहाँ पर एक अच्छी अपोजिशन भी हो और एक अच्छी गवर्नमेंट भी अच्छी हो ताकि जो पुराने घाव है तो दिए हुए हैं वो ज़ायल हों। सरदार साहब, ये जो आपके अजीज़ों की जो शहादत थी उसका तो पूरे पाकिस्तान में, मेरे अजीज नहीं, ये आपके बेटे, मेरे अजीज, आपके भतीजे, आपके भाई, बेटे, ये 3 आपके करीबी अजीज थे और इनकी जो शहादत है उस पूरे पाकिस्तान में आपका दुख महसूस किया गया और ऐसे मालूम हुआ कि जैसे हर घर में मातम हुआ है। तो अल्लाह ताला आपने बड़ी मेहरबानी और हौसला दे, आपने बड़ी साबित कदमी से और बड़े हौसले से ये सदमा बर्दाश्त किया है। तो आपने ये FIR दर्ज कराई थी, क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? जी अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अभी JIT करवाया है उन्होंने, देखें जो JIT होगा, JIT होने के बाद फिर पता चलेगा कि क्या पेशरफ्त होती है। ठीक है। तो वजीर आला किसे बना रहे हैं आप? वजीर आला का नाम का फैसला होगा? बनेंगे हमारे, जब पार्लियामेंटी पार्टी के लीडर हैं तो। अच्छा जी, क्या जी सनाउल्लाह ज़हरी साहब? जी खुद ही बनूंगा। अच्छा, खुद ही बन रहे हैं आप बन रहे हैं पार्लियामेंट लीडर। ठीक है, पार्लियामानी लीडर बना दिया, टिप कर दिया गया भी हूँ। हाँ, ठीक है। तो सरदार साहब ये बताइए कि ये जो बार बार बाज़ हल्कों की तरफ से बात हो रही है कि बलूचिस्तान में इंतखाबात में बड़ी धांधली हुई है, ख़ासतौर पर BNP के रहनुमा ये बात कर रहे हैं और कई जगह बहुत टर्नआउट भी बड़ा कम हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई कोई धांधली हुई है वहाँ? देखिए जी, मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत बेज़ाब्तगियां हुई हैं, लेकिन जिस तरह पहले इलेक्शनों में जो धांधलियां होती थी वो धांधली नहीं हुई है।
आप समझ सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट जो है वो हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात भी इस दफ़ा इस तरह के थे कि बहुत ज़्यादा लोगों को थ्रेट था, ख़ुसूसन शहरी इलाकों में, और काफ़ी लोगों में खौफ भी था, हरास भी था, लोगों को डराया भी गया, धमकाया भी गया, शहरी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो है मिसमैनेजमेंट हुई, अमला भी वहाँ नहीं गया, बहुत सी जगहों पे अमला भी नहीं पहुँचा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 95% वो इलेक्शन जो है वो ख़ुसूसन बलूचिस्तान में पहले इलेक्शनों की निस्बत साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट हुए हैं। तो दादा साहब, आपकी हुकूमत का एजेंडा क्या होगा, प्रायोरिटीज क्या होंगी आपकी? देखिए, मेरा एजेंडा का 1 पॉइंट एजेंडा पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, अमन। हमें अमन चाहिए, हमें पीस चाहिए। जब तक अमन कायम नहीं होगा उस वक्त तक हम ना डेवलपमेंट कर सकेंगे, ना अपने लोगों को रिलीफ दे सकेंगे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इन हालात में, बलूचिस्तान में जहां पर फेडरल पार्टीज का नाम लेना जो है गुनाह कबीरा समझा जाता है, इस हालात में मुस्लिम लीग नून के ऊपर लोगों ने निकल के, मुस्लिम लीग के वोटरों ने निकल के, अवाम ने जो है मुस्लिम लीग के कैंडिडेटों को कामयाब किया है, और हमने थ्रू आउट बलूचिस्तान में कामयाबी हासिल की है। हमने मखसूस इलाकों से कामयाबी हासिल नहीं की है, हमने मकरान से भी सीटें जीती हैं, हमने जुनूबी पंजाब, जुनूबी बलूचिस्तान से भी मकरान से जीती है, हमने सेंट्रल बलूचिस्तान से सीटें जीती हैं, हमने कोयटा शहर से सीटें जीती हैं, हम सेंट्रल ईस्टर्न बलूचिस्तान से भी हमने सीटें जीती हैं, हमने पश्तून बेल्ट से भी सीटें जीती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एतमाद है बलूचिस्तान के अवाम का, पश्तून और बलोचों का, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून पर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, मियां नवाज शरीफ पर और उसकी सूबाई क़यादत पर बहुत बड़ा एतमाद किया है। आप दुआ कीजिए हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने लोगों के एतमाद पर पूरा उतरें, और जो उन्होंने हम पे एतमाद किया है और हमें इसी एक ही एजेंडे के बुनियाद पर उन्होंने वोट दिया है कि यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर भाईचारगी हो, यहाँ लोग जो है अपने घरों से निकलें तो उनकी फैमिलीज उनके लिए परेशान ना हो, बच्चे स्कूल से अगर घर को जाएं तो उनकी माएँ इस इंतज़ार में बैठे ना हो कि बच्चे हमारे वापसी पर अल्लाह जाने किस तरह आएंगे भी या नहीं आएंगे। लोग अगर रोडों पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफली वो ट्रैवल कर सकें, ये नहीं हो कि रास्ते में जो है उनको पकड़ के उठा के ले जाया जाए। तो हाँ, यहाँ मेरी हुकूमत अगर बनती है तो मैं समझता हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ में जो है सबसे ज़्यादा जो है लॉ एंड ऑर्डर होगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे, हेल्थ की तरफ जाएंगे, हम इंशाल्लाह फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जहाँ पानी, पीने का पानी नहीं है वहाँ लोगों को पीने के पानी मुयसर करेंगे, जॉब्स देंगे नौजवानों को जो मायूस है, जो हाथों में डिग्रियां लेके जो है वो फिर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह साफ, नीट, क्लीन तरीके से मेरिट की बुनियाद पर जो है हम लोगों को वो देंगे। और मैं समझता हूं कि मैं मियां शहबाज शरीफ को रोल मॉडल समझता हूं, और जिस तरह उन्होंने पंजाब में काम किया है, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमने अमन कायम कर दिया, तो हम इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे नाजरीन से हम दोबारा हम कलाम होंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। अभी बात हो रही थी बलूचिस्तान में PMLN के पार्लिमानी लीडर जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब से, और शामी साहब जो बलूचिस्तान के रिजल्ट्स हैं उनके बारे में हमने, तो अब पता चल गया ना आपको कि वही वज़ीर आला होंगे। जी, वही वज़ीर आला होंगे, जो पार्टी लीडर होता है वही वज़ीर आला बनता है। बात यह है कि ये जो आज खबरें छपी हैं इलेक्शन कमीशन के इदाद-ओ-शुमार हैं, बाद इलाकों में जो शोरश ज़दा इलाके हैं वहाँ टर्नआउट बहुत कम रही है, कहीं 500 वोट पड़े हैं, कहीं 1000, 2000, 3000 इस तरह पड़े। ठीक है, लेकिन असल बात यह है, इससे एक और बात भी सामने आती है कि धांधली नहीं हुई। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि अगर ये 2000, 2500, 3000 की टर्न आउट 5, 7, 4, 5 यानी सीटों पर तो डब्बे भर दिए जाते। हाँ बिल्कुल, खुद ही स्टाफ भर देता, 10,000, 20,000 बना देता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है। अच्छा, आप इस कम टर्नआउट को इलेक्शन की बाज हल्कों में, जी बाज हल्कों में, क्योंकि जहां शोरश ज़दा इलाके हैं वहां तो वो इंतहा पसंद कह रहे थे जंगजू के हम आपको जाने नहीं देंगे,
पोलिंग स्टेशन पे जाने नहीं देंगे, वोट नहीं डालने देंगे, अमले को आने नहीं देंगे, गिनती नहीं करने देंगे। उसके बावजूद इलेक्शन हुआ, लोगों ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया, उसका नतीजा भी निकला। और उस एमपीए के बारे में क्या ख्याल है आपका जो 544 वोट जीत के मुंतखब हो गया? मुंतखब हो गया। अब लोग ज्यादा वोट निकलते देते थे, इसके जिम्मेदार तो वो इंतहा पसंद जंगजू हैं जो बंदूकें लेके खड़े थे कि लोगों को निकलने नहीं देना। ठीक है, देखिए अब देखिए बलूचिस्तान में जो बलोच अक्सरियत के इलाके हैं वहां टर्नआउट रहा है 36.6%। ठीक है। और जो पश्तून अक्सरियत के इलाके हैं वहां 50.68%। बिल्कुल। और दोनों का अगर तनासुब करते मजमुई एवरेज तो बनती है 47.8%, विच इज गुड। और अगर बलूचिस्तान के तमाम इलाकों को मिला दें, यानी जो मिक्स्ड है, बलोच भी पश्तून भी मिक्स्ड इलाके हैं, तो वहां पर कुल बलूचिस्तान में जो टर्नआउट है वो 40.63% रहा है। ठीक है। और जो एक अच्छा टर्नआउट है और 2008 के इलेक्शन से ज्यादा है। ठीक है। शामी साहब हमारे साथ हुसैन साहब हैं लाइन पे मौजूद जी, लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी शामी साहब, सोशल मीडिया में पीटीआई वाले जो सवाल उठा रहे हैं, इसके इन नुकात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि सीरियल नंबर का जहां तक ताल्लुक है तो एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास 10 बैलेट पेपर्स होते हैं। अगर 10वीं कॉपी खोल दी जाए तो सीरियल नंबर तो मुख्तलिफ हो सकता है ना सर, अगर नेशनल असेंबली की दूसरी कॉपी लगती है। जो पीटीआई वाले कह रहे हैं जी सर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, उनकी कई बातों में बड़ा वजन पाया जाता है, उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। बेकायदगियां तो हुई हैं, बेज़ाब्तियां तो हुई हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन बात यह है ये कोई प्लान्ड धांधली नहीं थी जो ऊपर बैठ के इस्लामाबाद में बैठकर किसी ने कर दी हो। ये हस्बे तौफीक धांधली हुई है निचली सतह पर। हमें ये फर्क जो है दोनों में बाकी यानी बरकरार रखना चाहिए और ये सोचते हुए बात करते हुए मद्देनजर रखना चाहिए। अहमद अली साहब हैं जी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा शामी साहब से सवाल है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब मेरा सवाल ये है कि बेसिकली हम लोग कराची में बहुत अच्छे से इलेक्शन हो ही नहीं है। एक जमात ने हॉस्टाइल बनाया हुआ है कराची की पूरी आबादी को। ठीक। तो मेरा बेसिकली सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कब इस चीज का नोटिस लेगी कि हमें इनके हाथों खिलौने कब तक बने रहेंगे? जब तक आप उठ के खड़े नहीं होंगे। और इस इलेक्शन में तो बहुत लोग जो हैं उनमें बेदारी आई है और हर जमात को चाहिए कि जमहूरी तरीके से अपने नुक्ता नजर का इजहार करे, वोट जो है जमहूरियत की मुताबिक डाले और वसूल करे और लोगों को भी वसूल करने दे। तो ये सारी चीजें स्ट्रगल से ठीक होंगी इंशाल्लाह। एजाज शेख साहब हैं जी जड़ावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम एजाज शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके प्रोग्राम को बहुत ही मोहब्बत और बड़ी वक्त निकाल के देखता हूँ। आपके तबसरे बहुत काबिल कदर हैं। मेरा सवाल पाकिस्तान से लूटी दौलत जो स्विस बैंकों में जमा है उसकी वापसी के मुतल्लिक है। 1 नवंबर 2012 को आप उस दौलत की फिक्र करें जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसकी फिक्र जो स्विस बैंकों से दौलत है वो भी लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन उसमें तकिया ना करें आप। शामी साहब फेसबुक पे सदफ जमील साहब हैं दुबई से और महबूब लतीफ़ साहब हैं, इन्होंने अपना मकाम नहीं लिखा, लेकिन इन दोनों ने एक ही बात किया, वो है इलेक्शन के बारे में। और इन्होंने कहा कि जी हमारी पूरी मशीनरी, और जाहिर है उन्होंने बहुत सारे नाम भी लिखे होंगे जो फखरू भाई से शुरू हो रहे हैं और नीचे तक आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरी मशीनरी नाकाम हो गई। ये मशीनरी नाकाम नहीं हुई, इसमें खराबी जरूर आई है, हमें ये फर्क समझना चाहिए। और जज्बात जो हैं उनमें बिल्कुल हक, ये ऐसा नहीं है कि 100% बेकायदगियां हुई हैं। बेकायदगियां हुई हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए, आइंदा के लिए भी दुरुस्त करना चाहिए और जब जहां जहां अब दुरुस्त हो सके वो भी करना चाहिए। मुझे एक खातून का कल फोन आया और आज बड़ी बार बार फोन आया, वो बड़ी चलाक पाती कि आपने चौधरी निसार अली साहब की क्यों तारीफ की है। अच्छा। उन्होंने तो जनाब फिर उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की। मैंने कहा मेरी इत्तला के मुताबिक तो मैंने उनको एक शरीफ आदमी पाया है, दयानतदार आदमी पाया है, बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर आप हमें कोई उनके बारे में चीजें भेजें, कोई सबूत भेजें तो हम बात करेंगे। तुम्हारा बात यह है कि सबूत के बगैर कोई बात करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी तो उनके हल्के में भी जो गिनती हुई है, उसमें भी पता चला है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने कमाल दिखाया है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए
कि वो गलती थी, कोताही थी, या दानिस्ता थी, या मजबूरी थी, तो ये सारी चीजें हैं। कोई हमने ना किसी के लिए उधार खाया है ना नकद। शामिल साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल हमें आइंदा दीजिए इजाजत, आइंदा पीर तक। आइंदा पीर को हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह के पास।